बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे हैं एसी थ्रू रजिस्टर कि अल्टरनेटिंग करंट जब रजिस्टर के अंदर से गुजरेगा तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो चले आइए सबसे पहले जानते हैं कि एसी सर्किट्स क्या होते हैं। आज से पहले हम जितना पढ़ रहे थे वो सारा डीसी सर्किट्स के अबाउट था, यानी कि डायरेक्ट करंट सोर्स लगाते थे तो उस सर्किट को बोलते थे हम डीसी सर्किट। और इस इन सर्किट्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है जिसे हम रजिस्टर का नाम देते थे। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये डायग्राम में एक हमने रजिस्टर लगाया और ये हमने एक डीसी बैटरी के साथ लगा दिया जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है करंट को कंट्रोल करने के लिए और उसे बोलते हैं रजिस्टर। और इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, यूनी डायरेक्शनल करंट होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। और ऐसे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक लॉ मौजूद है, उसे बोलते हैं ओहम्स लॉ, दैट इज गिवन एज V इज इक्वल टू आई आर। इसी लॉ की मदद से हम इन सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन अब हमने पढ़ने हैं एसी सर्किट्स। जैसा कि नाम से वाज़ह हो रहा है कि ऐसे सर्किट्स में हम एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगाएंगे। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमने एक डायग्राम सपोज की जिसमें एक अल्टरनेटिंग सोर्स लिया और इसमें हमने ये दो तीन चीज़ें लगा दी। एसी सर्किट्स में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ही नहीं होता जो करंट को कंट्रोल करता है, इसमें एक दो और भी चीज़ें होती हैं, उन्हें बोलते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर। ये भी बिल्कुल रजिस्टर का काम करते हैं, ये भी करंट को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। तो ऐसे सर्किट्स में हम डीसी ये इंडक्टर भी लगा के करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। तो कोई भी कंपोनेंट लगा के हम इससे एसी को कंट्रोल कर सकते हैं और हर कंपोनेंट में एसी का बिहेवियर अलग होगा। तो आज हम सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ने लगे हैं कि जब रजिस्टर के साथ सिर्फ ये अल्टरनेटिंग सोर्स लगा होगा तो उस लम्हे इसमें एसी का बिहेवियर कैसा होगा। तो सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल रजिस्टर है जिसको हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ अटैच कर दिया। चूंकि ये अल्टरनेटिंग है, इसके पोटेंशियल की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू किसी भी लम्हे हम इस इक्वेशन से हासिल कर सकते हैं, दैट V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन से किसी भी लम्हे इसकी वोल्टेज की वैल्यू मिल जाएगी। जी, तो अगर हम ये देखना चाहें कि इसके अंदर दरअसल इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो रजिस्टर के अंदर करंट जो है वो हम ओहम लॉ से मालूम कर सकते हैं। उससे V इज इक्वल टू, यू नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, सो V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू V ओवर आर। जी, तो अगर हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू पुट करें, दैट इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे ही हम ये लिखेंगे इसमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू लिखेंगे तो क्या बनेगी, दैट V नॉट साइन ओमेगा टी ओवर आर। जी, यहाँ पे ये जो V नॉट ओवर आर है, हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं ये करंट किसके बराबर है, V ओवर आर के। अगर ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है तो करंट भी इंस्टेंटेनियस होगा। अगर ये वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज है, V नॉट है, तो ये फिर करंट भी क्या बनेगा, मैक्सिमम करंट बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं बाय ओहम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा। सो पोटेंशियल इंस्टेंटेनियस होगा तो करंट भी इंस्टेंटेनियस होगा, पोटेंशियल मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स कि V नॉट ओवर आर किसके बराबर है, I नॉट के। तो इसकी जगह हम इसकी वैल्यू लिखें तो क्या बनेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसा कि हम इस दोनों इक्वेशन से देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, कि ये जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और ये रहा इंस्टेंटेनियस करंट, दोनों ही साइन फंक्शंस हैं। देखिए ये दोनों ही साइन पे डिपेंड कर रहे हैं, ये भी साइन पे डिपेंड कर रहा है, ये भी साइन पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जहां पे साइन मैक्सिमम होगा तो ये दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे, जहां साइन मिनिमम होगा वहां ये दोनों ही मिनिमम हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइन पे डिपेंड करते हैं।
सो दे आर साइन फंक्शंस। अगर साइन फंक्शन है सिर्फ साइन पे डिपेंड कर रहे हैं, सो दैट मीन्स ये इन इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, बोथ आर इन फेज। तो हम कह सकते हैं, हम अपना कंक्लूजन लिख सकते हैं कि थ्रू रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, कि इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम सेम फ्लो करेंगे। सो अगर इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है, अगर हम इसकी वेव फॉर्म बनाना चाहें, फेजर डायग्राम बनाना चाहें, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इन फेज, तो इसकी फेजर डायग्राम क्या बनेगी, दैट इज गिवन एज दिस वन। तो ये हमने बना दी, करंट की वेव फॉर्म बनी हुई है और ये बनी हुई है वोल्टेज की वेव फॉर्म। अब वोल्टेज की बड़ी, उसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा है, उसकी रीजन ये है कि दैट V इज नॉट इक्वल टू I, V ज्यादा होगा करंट कम होगा। उसकी रीजन क्या, कि ये रेजिस्टर अपोज करेगा करंट के गुजरने में, इसलिए वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा, करंट का एम्पलीट्यूड कम बनेगा। तो देखिए जहाँ पे साइन जो है वो जीरो होगा, वहां पे ये भी जीरो हो जाएगा। जहाँ पे साइन मैक्सिमम हुआ तो दोनों मैक्सिमम हो गए, साइन अगेन जीरो हुआ तो दोनों जीरो, साइन माइनस में मैक्सिमम हुआ तो दोनों माइनस में मैक्सिमम, अगेन दोनों जीरो। सो इट मींस दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, बोथ आर इन फेज। और अगर हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना चाहें, इसको वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहें, तो देखें दोनों सेम डायरेक्शन में ही बनेंगे, क्योंकि दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वोल्टेज की वैल्यू है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक करंट की वैल्यू है। सो इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस मौजूद नहीं है जी। तो अगर हम इस सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम करना चाहें, तो रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू ओहम्स लॉ, दैट इज गिवन एज R इज इक्वल टू V ओवर I, क्योंकि हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो ये इस फार्मूले से हम रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो नाउ अगर हम देखना चाहें कि उस रेजिस्टर में कितनी पावर डेसिपेट हो रही है, तो हम जानते हैं पावर किसके बराबर होती है, करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करें तो आपको किसी भी लम्हे पावर मिल जाती है। यानी करंट और वोल्टेज को मल्टीप्लाई किया तो पावर मिल गई। अगर हम यहाँ पे V की वैल्यू पुट करें, एज वी नो V इज इक्वल टू आई आर, तो ये एक I और ये I स्केयर हो गया, और ये R वैसे का वैसे ही। और अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू पुट करना चाहें, एज वी नो I इज इक्वल टू V ओवर R, सो ये क्या बन जाएगा, I स्केयर है, तो ये क्या बन जाएगा, V स्केयर ओवर R स्केयर, और ये साथ में क्या था R, ये मल्टीप्लाई बाय R का स्केयर से कैंसिल, सो V स्केयर ओवर R, यानी कि यही फार्मूला बन जाएगा। तो ये थी इस फार्मूले के लिए पावर की इक्वेशन। याद रहे ये फार्मूला सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होंगे। दिस फार्मूला इज होल्ड ओनली व्हेन द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। और अगर वोल्टेज और करंट आपस में लीड कर रहे हो या लैग कर रहे हो, तब एग्जैक्टली यही फार्मूला यूज नहीं होगा। उसके लिए फार्मूले में थोड़ी सी तरमीम करेंगे, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये था एसी थ्रू रजिस्टर। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।